टेस्ट फिजिक्स का नहीं हुआ था ना आपका टेस्ट? मैम पर हमारे ग्रुप में तो ऐसा लिख के आया कि आज टेस्ट कैसे? नहीं नहीं, आप लोगों का टेस्ट नहीं था ना। जनरली हर मंडे टेस्ट होता है, तो वो इसलिए टीचर्स ने सेंड कर दिया होगा। करेक्ट। आज तो तुम्हारी सेकंड क्लास नहीं है, मालूम है ना? क्या चीज मैम? यस मैम। आज सेकंड क्लास नहीं है ना, आज एक इवेंट है ऑनलाइन। नहीं मैम, उससे पहले क्या बोला आपने? हाँ, अभी ये वाली तो क्लास लगेगी। ये वाली क्लास लगेगी बेटा जी। इवेंट कैसा देख लेना आप लोग, जिन बच्चों ने अच्छा अब तक किया है परफॉर्म, और जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, या फिर तुम लोग, मतलब है काफी बढ़िया, बट मस्त एग्जाम है। मैम सिर्फ इसी बैच के बच्चे हैं या फिर वो जितने भी नहीं हमारे नहीं, बैच हैं? जितने भी बच्चे हैं, 3-4 बैच शायद, जितने भी हैं सब सारे बच्चे हैं, ओके। सब। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। एलसीआर से पहले हम लोग पावर पढ़ेंगे, एसी सर्किट्स में पावर कैसे निकालते हैं, और चोक कॉइल क्या होता है, यूज क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीआर सर्किट स्टार्ट कर देंगे। चलो, स्ट्रेंथ तो सही है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे है लिखा हुआ एवरेज करंट निकालना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना। ठीक है, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए। उसके बाद हमने प्योर इंडक्टर मैम मैम स्क्रीन शेयर करिए आपने। स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। इस हफ्ते तुम्हारी 3 दिन की छुट्टियां भी है भाई। क्या चीज मैम? 3 दिन की छुट्टियां भी हैं तुम्हारी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मजे हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, पढ़ लेना भाई, बाकी के बच्चा लोग। ठीक है। मैम स्कूल के टीचरों ने 3 दिनों का फिक्स हॉलीडे होमवर्क भी दे दिया कि ये 3 दिन ये काम करके लाना। तुम स्कूल चेंज कर लो अपना। मैम मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम स्कूल चेंज कर लो ये सेमेस्टर में। ऐसे थोड़ी होता है कि 3 दिन छुट्टियां पड़ी तो है, तुम कोई 10th क्लास के बच्चे थोड़ी हो, बोर्ड्स में हो, अब तुम्हें अपना कर सकते हो तुम। ये थोड़ी है तुम्हें मैम ऐसे 400-500 क्वेश्चन दे देंगे पीवाई के बड़े करके ले आना। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? तो क्वेश्चन ही तो दिए, मुझे तो लगा कोई ऐसे चार्ट वगैरह बनाने के लिए दे दिए होंगे। मैम वो भी है। चार्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाना, कह देना मम्मी चार्ट आर्ट वार्ट का काम हमसे नहीं होता। हाँ, हमें तो कोड बनाने के लिए दिया है। कोड बनाने के लिए कंप्यूटर वाले टीचर ने? यस मैम, नए नए आए ना अभी ट्रांसफर लेके। सर को बोल दो सर ज्यादा कोडिंग मत सिखा दो, वरना आपका मोबाइल ही कर लेंगे। मैं कैसे कह देना सर से, अभी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने दो। सर कहेंगे फोन हैंग हो जाए, तुम लोग नहीं होने चाहिए। सर को कह दो सर अभी हमें ये मैम पढ़ने। मैम मेन सब्जेक्ट है ना, तो कुछ कर नहीं सकते इस मामले में। मेन, हाँ वही तो। हाँ, फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं ना तुम लोग, ऑप्शन नहीं है क्या अब? मैम वो भी है। परमानेंट कंप्यूटर साइंस ही कंपलसरी है। अच्छा, किसी किसी स्कूल में कंपलसरी करते थे, हमारे टाइम में तो फिजिकल एजुकेशन था, तो हमने तो वही लिया था। फिजिकल एजुकेशन वो है एडिशनल। हम तो कह रहे थे ना उन्होंने हिंदी दे दो, दी ही नहीं उन्होंने। हिंदी नहीं होती, सीबीएसई बोर्ड में हिंदी नहीं आती 11th-12th में, इंग्लिश अरे मैम उसके अलावा कुछ भी दी ही नहीं उन्होंने। होती नहीं है। मैम, अब हिंदी भी आने लगी। नहीं, शायद नहीं होती, पर बीजेपी की सरकार है, वही कुछ भी हो सकता है, हिंदी भी आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। रेजिस्टिव सर्किट्स में प्योर रेजिस्टिव सर्किट देख लिया था, आइडियल सर्किट, फिर हमने आइडियल इंडक्टर्स देख लिए थे। अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर सर्किट रहेगा तो क्या रहेगा। उसके बाद
कैपेसिटेंस देख लिया था, ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर रहेगा तो क्या सीन रहेगा। ठीक है, आज हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, बट एलसीआर सर्किट से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एसी सर्किट्स हैं तो वहां पर हम पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आज के टॉपिक्स हैं अपना पावर इन एसी, सेकेंड टॉपिक क्या है, चोक कॉइल, थ्योरी के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, थर्ड अपना एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा इसका। तो सबसे पहले अपना हेडिंग डालो पावर इन एसी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी वाले फॉर्मूले हैं। वेव्स में कितना टाइम लगेगा? ईएम वेव्स तो एक लेक्चर का है, ईएम वेव्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं उसमें, पॉइंटिंग वेक्टर आना चाहिए निकालना, ठीक है, और ईएम वेव्स की जो इक्वेशन होती है वो आनी चाहिए बस, और एक जो उसमें वो होते हैं ना, वो स्पेक्ट्रम होता है एक ईएम स्पेक्ट्रम, और सारी रेज का यूजेस क्या होता है, बस ये 3-4 चीजें आनी चाहिए। स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। चलो, एक लेक्चर का ही है वो, वो एक लेक्चर में मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी करा दूंगी। रटने वाली चीजें हैं उसमें, ऐसे कुछ ऐसा समझने वाला इतना कुछ पार्ट उसमें है नहीं, बस एक ही समझने वाला है, पॉइंटिंग वेक्टर, वो हम करेंगे। पावर इन एसी, देखो अब अल्टरनेटिंग करंट में बेटा हमने नॉर्मल अगर डीसी की बात करूं तो डीसी में हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इक्वल्स टू बीआई। लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है भाई, वोल्टेज भी टाइम डिपेंडेंट है और करंट भी टाइम डिपेंडेंट है, सब टाइम के साथ साथ घटेंगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, तो पावर के साथ भी ऐसा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एवरेज पावर निकाल लेते हैं कि पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए, एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज पावर निकालेंगे फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, और एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला तुम कोई भी सर्किट बना लो उस फॉर्मूले में वो फॉर्मूला हम हर सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे पी एवरेज का। ठीक है, तो पी एवरेज का एक फॉर्मूला, तो मुझे बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन सा फॉर्मूला होगा पी एवरेज का। अगर आपको कोई भी फंक्शन दे देंगे तो पी एवरेज का एक अपना जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो, राइट, पीडीटी अपॉन टाइम का इंटरवल, जहां तक तुम्हें टाइम का इंटीग्रेशन दिया जाए वहां से आप टाइम का इंटीग्रेशन कर दो। ये फॉर्मूला तो हमेशा हमेशा ही तुम्हारा एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला है, देखो पावर का पहले क्या करना है, क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है और तुम्हें बस लिमिट्स लगानी है। अब मैं क्या करती हूँ, हम एवरेज पावर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज पावर में मैं वोल्टेज मान लेती हूँ कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो करंट और वोल्टेज में कभी भी फेज डिफरेंस 0 नहीं होता, एक्सेप्ट रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। तो हम आइडियल केस नहीं लेके चल रहे हैं जो कि रेजिस्टिव वाला है, हम जनरल केस लेके चलेंगे जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो करंट को क्या मान ले भी, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी फेज डिफरेंस लेट कर सकते हो, सपोज करो मैं यहाँ पे +5 ले रही हूँ। ठीक है, हमने माना कि वोल्टेज और करंट भाई ये वी नॉट आई नॉट पीक वैल्यूज हैं, फेज डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ओमेगा का फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ठीक है, दोनों का मल्टीपल, तो मैं यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ और उसका एवरेज यानी मीन लेते हैं। हाँ जी मैम, ये तो कैपेसिटर वाला केस हो जाएगा ना जिसमें आई लीड कर रहा है। अभी हम +5 मान रहे हैं, ये माइनस भी हो सकता है, जनरल फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मीन लिखेंगे। ठीक है, तो पावर देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से लिखोगे पावर एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी +5। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने साइन लगाया है ये मीन का साइन है। ठीक है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, क्या हो जाएगा, बी नॉट आई नॉट एक तरफ हो गया, ये तुम्हारा साइन ओमेगा टी, ये क्या हो गया, अच्छा इसका फॉर्मूला बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस का साइन ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई,
cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी। ठीक है, ये अपना हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। एज इट इज फिर से लिखेंगे, वी नॉट आई नॉट एक तरफ हो जाएगा, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से अब क्या बना, cos फाई। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी, साइन फाई और cos ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं कंप्लीट वन साइकिल के लिए निकाल रही हूँ। तो कंप्लीट वन साइकिल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, साइन थीटा और cos साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी। फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है भाई, 0। फॉर कंप्लीट साइकिल साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। फॉर कंप्लीट साइकिल cos स्क्वायर ओमेगा टी, इनका एवरेज क्या निकल के आता है, 1/2। फॉर सिमिलर फॉर 1/2। साइन, सिमिलर फॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये 4 वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, यहाँ से इजीली हो जाएगा। ठीक है, बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूं, हाँ वी नॉट आई नॉट एज इट इज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखो मैं लिख रही हूँ 1/2। क्या cos फाई को भी मैं cos फाई को मैं 0 लिख सकती हूँ, नो मैम। हाँ वेरी गुड। फाई कांस्टेंट है, फाई क्या है, व्हाट इज फाई हियर, फाई इज द फेज डिफरेंस। भाई फाई तो फेज डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है, यस मैम। कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है ये तुम्हारा 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो cos 30 cos 60 0 तो नहीं हो सकता, राइट। जो टाइम पे वेरिएबल है वो चीजें उनका एवरेज 0 लिया जा सकता है। तो cos फाई को एज इट इज लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब बताओ साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी को 0 लिखा जा सकता है क्या, यस मैम। यस मैम। और अगर तुम्हें लेंथ ही करना है तो साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का फॉर्मूला बना लो, 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, पर ये एग्जैक्ट इस वैल्यू आएगी कितनी, अपनी 0 ही आएगी, 0 आ गई। तो ये हमने पी एवरेज निकाला, जनरल कुछ नहीं किया, पावर के फॉर्मूले में वी आई रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों के लास्ट में मैंने वैल्यूज का मीन लिख दिया कि साइन स्क्वायर का मीन क्या होता है, साइन का मीन क्या होगा, लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास पी एवरेज कुछ ये निकल के आया, जनरल वी नॉट आई नॉट cos फाई इंटू 1/2, यही निकल के आया है भाई। क्या मैं इसको अब यहाँ पर जो टर्म आई है cos फाई, इसको क्या बोलते हैं, cos फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। अगर तुमसे सवाल आता है कि पावर की जगह पूछा जाता है कि पावर फैक्टर निकालो, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टर्म निकलवाना चाह रहा है, वो सिर्फ cos फाई निकलवाना चाह रहा है। और अगर पूछा जाए कि एवरेज पावर निकालो, तो एवरेज पावर का मतलब ये है, ठीक है, जिसमें वी नॉट और आई नॉट क्या है, पीक वैल्यूज, दीज आर पीक वैल्यूज। तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अच्छा अब और क्या लिख सकते हैं भाई पी एवरेज को, और बताओ। मैं ऐसे लिख दूं वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 इंटू cos फाई, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes, अब ये ma'am. बताओ वी नॉट बाय √2 क्या होता है, VRMS वैल्यू। तो यानी एक फॉर्मूला और निकल के आ गया तुम्हारा पावर का, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये 2 फॉर्मूले हैं पावर के, इन्हीं के बेसिस पे ही सब सारे क्योंकि देखो अब cos फाई, क्या तुमने LR सर्किट के लिए cos फाई निकालना सीखा है, क्या हमने RC सर्किट के लिए VRMS IRMS हो जाएगा। हाँ राइट, तो क्या हमने RC सर्किट के लिए cos फाई निकालना सीखा है ना। cos फाई जैसे tan फाई निकाला था, ऐसे ही cos फाई निकाल सकते हैं, राइट। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गई एवरेज पावर। तो ये है एवरेज पावर। एक टर्म होता है बेटा एपरेंट पावर। एपरेंट पावर कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एपरेंट पावर सिर्फ रहेगी बेटा VRMS इंटू IRMS। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है एपरेंट पावर का। तो एवरेज पावर पूछी जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, पावर फैक्टर पूछा जाए तो सिर्फ cos फाई, एपरेंट पावर पूछी जाए तो ये वाली वैल्यू, करेक्ट। चलो
आगे बढ़ू? यस ठीक है। अब एक बार सर्किट्स के लिए देख लेते हैं कि सर्किट्स के लिए पावर फैक्टर कितना है। अभी तक हमने जो भी सर्किट्स पढ़े हैं, ये देखो जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में इस पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे रीड करने में इतना मजा नहीं आता जितना डिराइव करने में आता है। ठीक है, अब देखो मान लो बेटा, यहाँ पर मैं सिर्फ बात करती हूँ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये खाली मान लो सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी वैल्यू करंट की आ रही है। मेरे को बताओ कि यहाँ इस केस में फाई कितना होगा? फाई इज योर कॉस फैक्टर, मैम कॉस जीरो। फाई पावर फैक्टर है। मैम जीरो। 0.5 देखो फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस, फाई इज फेज डिफरेंस। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पावर फैक्टर, यहाँ पावर फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस ही क्या होता है? 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। अपेरेंट पावर के बराबर। सिर्फ मैं पावर फैक्टर की बात कर रही हूँ। हाँ वो मैम बात 1 हो ठीक है। जाएगा। हाँ ठीक। तो कॉस फाई किसके बराबर हो गया? यहाँ पर 1 के बराबर। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर। अगर मान लो हमने सिर्फ इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर सर्किट में क्या होगा भाई? फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है। फेज डिफरेंस क्या है? आई एंड वी के बीच का फेज डिफरेंस ना। तो अगर मेरे पास इंडक्टर है तो इंडक्टर में फाई कितना रहता है भाई? करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री। कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वी लीड्स बाय 90 डिग्री। कितने से? तो यहाँ पर कॉस फाई कितना हो जाएगा? 90, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी यहाँ पर पावर फैक्टर, यहाँ पर पावर फैक्टर कितना आया? 0। 0 इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस के यहाँ पर हीट लॉस मैक्सिमम है, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस हीट लॉस क्या है? बहुत मिनिमम है ना, 0 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इंडक्टर में, अभी पढ़ेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर का लॉस हो ही नहीं रहा है, 0 पावर लॉस आया है। चलो कैपेसिटर का बताओ। फाई फिर से 90, हाँ, और यहाँ पे कॉस फैक्टर फिर से तुम्हारा 0। अब बताओ एलआर और आरसी सर्किट में। मैम एलआर में मैम आर बाय जेड हो गया। ये आर और ये एल, बताओ कैसे बनाओगे? अच्छा ये एल आर हटा देते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है एल आर होगा। चलो रहने दो, बने रहने दो। कैसे बनता है भाई? यहाँ आता है वी नॉट आर का वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ पर क्या आता है? वी नॉट एल का वैल्यू, और यहाँ जाके क्या बनता है तुम्हारा? वी नॉट, राइट। और ये होता है अपना फाई। इसको उसके केस में कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पर हम लिख देंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक्स इंडक्टर, और यहाँ क्या आता है अपना Z, और ये वैल्यू क्या होती है? फाई। करेक्ट। तो यहाँ से कॉस फाई कितना निकल के आएगा बताओ इस केस में? फाई ये वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे। अच्छा फाई तो देखो कुछ भी हो सकता है, राइट। फाई यहाँ पर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, बट हम कितना निकाल, यहाँ पे फाई फिक्स्ड नहीं है ना, तो कॉस फाई निकाल सकते हैं। कॉस फाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्सएल की बेस क्या बनेगा? आर अपॉन जेड, ठीक है, आर बाय जेड। क्या एक्सी में भी यही बनेगा? अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट लगा दूं आर के साथ, तो यहाँ पर एक्सी यहाँ पे लग जाएगा, करेक्ट। तो उसका जेड कहीं यहाँ बन जाएगा और फाई यही रहेगा। तो इसमें भी तुम्हारा कॉस फाई कितना बनेगा बताओ? आर बाय जेड, राइट। एक्सी वाले में भी फॉर कैपेसिटिव सर्किट, तो यही समझ में आया, आर बाय जेड ही तो रहेगा इसमें भी। कैपेसिटर क्या हो जाता है इसमें? फेज डिफरेंस अलग हो जाएगा ना, वी नॉट एल का, वो तुम्हारे करंट, तुम्हारे जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आरसी सर्किट के लिए, हाँ आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं। यस जब भी तो मैं आपको कैपेसिटेंस एक्सी लगाया ना, तो यानी कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? देखो कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में अगर ये तुम्हारी वी नॉट आर है,
तो तुम्हारा जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज आती है वो 90 डिग्री लैग करती है ना वोल्टेज से, तो वी नॉट सी कहीं यहाँ बनाते हो तो, है ना, फिर यहाँ पर पीक वोल्टेज निकल के आती है तुम्हारी वी नॉट। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाऊं तो यहाँ कितना आ जाएगा, आर, ये तुम्हारा एक्सी हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारा जेड, और ये हो गया फाइव। ठीक है, तो यहाँ से cos फाइव फिर क्या निकल के आया, देखो r बाय जेड। तो यानी इन दोनों सर्किट में cos फाइव की वैल्यू r बाय जेड है। याद भी रख सकते हो पेपर में अगर याद नहीं रहा तो, वैसे तो सर्किट डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, z निकालना भी आता है हमें। z क्या बनेगा बेटा बताओ, z का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सी स्क्वायर, है ना, जो भी है एक्स स्क्वायर आप लगा सकते हो। दूसरे में बन जाएगा z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया यहाँ पे पावर फिनिश। इसके बाद आता है हमारा चौक कॉइल। कोई बता सकता है चौक कॉइल का यूज क्यों करते हैं और चौक कॉइल क्या होता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एनीवन स्कूल में पढ़ा होगा कुछ थ्योरी वाला, थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है चौक कॉइल, थ्योरी है ना, बताओ पहले ये बताओ, ये पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पावर फेज डिफरेंस, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, आ गया। यस यस बाकी मैम। एक दो बच्चों की आवाज आती है, बाकी के क्या करते हैं, सोते हैं क्लास में, स्कूल का होमवर्क करते हैं। नहीं मैम नहीं सो रही। ठीक है, हाँ, तो चोक कॉइल क्यों यूज करते हैं बता सकता है कोई, अरे स्कूल में तो पढ़ा होगा कि मैम स्कूल में इसमें भी टॉप क्या है? टाउन में एक चोक कॉइल इंडक्टर को बोलते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो LR सर्किट होता है ना वही चोक कॉइल का काम करता है। ठीक है, पर चोक कॉइल होता है क्या है, क्या प्रोसेस है, ये देखो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट पे आती है, वोल्टेज 220 वोल्ट पे। मैम 220 अब देखो वोल्ट, तो फिर पहले जो बल्ब्स आते थे, है ना, पहले जो बल्ब आते थे वो तो 220 वोल्ट का, चलो ठीक है 100 वॉट का बल्ब है, पावर इतनी बड़ी है, उनको तो वो वोल्टेज चल जाती थी। लेकिन अभी CFLs आ रही हैं जो क्या कहती हैं, बहुत कम वोल्टेज पे चल जाती हैं, राइट, बहुत कम बिजली, बहुत कम पावर खाती हैं, सुना है ना कि इनका पावर जो है Yes, इनका कम पावर है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है चॉक कॉइल का, कि भाई अगर इनके अंदर मान लो हमें एक इस तरीके की डिवाइस तैयार करनी है, लेकिन हम उस डिवाइस को 220 वोल्ट नहीं दे सकते, अगर 220 वोल्ट देंगे तो वो डिवाइस खराब हो जाएगा, तो क्या यूज करें बताओ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को किसी मैम लोड चौक कॉइल, नहीं, अभी अगर ये टर्म तुमने नहीं सुना होता, सपोज करो तुम्हें नहीं पता चॉक कॉइल क्या है, अभी तक तुम जितना पढ़ते आए हो उसके हिसाब से बताओ। अगर मेरे को कहीं पे एक ऐसा वोल्टेज, ऐसा वैल्यू चाहिए कि वोल्टेज वहां पर कम आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, पर तो मैम सीरीज में मैम वो लगा देते हैं हम रेजिस्टेंस। राइट, वेरी गुड, हम सीरीज में क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, बोलो बेटा। भाई मेरे को अगर मान यस लो मैम, मेरे को कोई भी एक मान ले कोई भी एक डिवाइस है CFL, बट मान लो कि हमारे पास एक ये CFL है, ट्यूबलाइट जो पहले आती थी बहुत बड़ी बड़ी वाली, ठीक है, इस तरीके की एक CFL है। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, हमारे घरों में तो 220 वोल्ट आ रही है, तो तुम ये कह सकते हो कि मैम कोई बात नहीं, आप एक रेजिस्टेंस यूज कर लो, रेजिस्टेंस खुद क्या खा जाएगा, कुछ ना कुछ पावर तो रेजिस्टेंस भी खा जाएगा, सॉरी कुछ ना कुछ वोल्टेज तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, कम। जैसे मैं सर्किट बनाऊं, ये 220 वोल्ट की बैटरी, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम, रेजिस्टेंस से भी Yes, काम ma'am. चल रहा है, चल गया ना काम। यस मैम। बट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अभी तुमने देखा था पावर फैक्टर कितना आया था, देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर फैक्टर कितना आया है, 1। इसका मतलब पावर का लॉस क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम। मतलब पावर का यूसेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम वो पावर वेस्ट क्यों करें, जो पावर जनरेट हो रही है वो वेस्ट क्यों करें। इंडक्टर के अक्रॉस देखो क्या है, 0 है ना, इंडक्टर के अक्रॉस पावर का वेस्ट 0 है, तो हम रेजिस्टेंस की जगह क्या लगाएंगे,
इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है। और वही तुम्हारा एलआर सर्किट क्या बन जाएगा, चोक कॉइल। अब देखो ये आर है क्या, इंडक्टर क्या है मुझे बताओ, इंडक्टर सोलिनॉइड ही तो है, सोलिनॉइड को कॉइल करके लगाया हुआ है। तुमने देखा होगा जो सीएफएल आती है लास्ट में ऐसे कॉइल करके लगा भी होता है ना, यस मैम। लास्ट में ऐसे कॉइल्स लगी होती हैं उसमें 2-3 सोलिनॉइड की तरह। तो सोलिनॉइड एक इंडक्टर ही तो है, सॉरी इंडक्टर सोलिनॉइड ही है। और सोलिनॉइड किससे बनता है, कंडक्टर से। अगर किसी भी कंडक्टर को मैं ऐसे रैप करती चली जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, सोलिनॉइड बन जाएगा। कोई सोलिनॉइड एक अलग से डिवाइस थोड़ी है, एक ही तुमने कॉपर की वायर ली उसको कॉइल करते चले जाओ और वो तुम्हारा। मैम ये रेजिस्टेंस एंड वो दोनों लगे हुए हैं। वही तो बताना चाहती हूँ, रुको। तो वो क्या, एक कंडक्टर को तुमने अगर ऐसे टर्न किया, कॉइल बना दी, तो वही तुम्हारा बन गया इंडक्टर। क्या कंडक्टर के अंदर खुद का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस नहीं होता मैम होता है। हाँ, तो कंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसीलिए वो बन जाएगा तुम्हारा एलआर सर्किट। क्योंकि भाई इंडक्टर तो तुमने लिया है, बट इंडक्टर के पास कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस 0 हो, नॉट पॉसिबल है ना ये तो ये इंडक्टर भी है, इंडक्टर के पास खुद का रेजिस्टेंस है। तो तुम्हारा जो एलआर सर्किट है, दिस सर्किट विल बिहेव लाइक चॉक कॉइल। बोलो, यही चॉक कॉइल है। क्यों यूज करते हैं कि अगर मुझे किसी भी डिवाइस के अक्रॉस कम वोल्टेज ले जानी है तो हम लोग ये यूज करेंगे। रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पावर का वहां पे लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं। हाँ ठीक है, यस मैम। ये तुम्हारा चॉक कॉइल बन गया। किसी को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है? मैम ये जो पूरा सर्किट है मैम वही पूरा चौक कॉइल है? हाँ यही चॉक कॉइल है मैम, या फिर ये अगर नहीं लगा होगा, ये जो हमारा वो है, क्या नहीं लगा होगा, ये ट्यूबलाइट में नहीं जो लगा। आपने, यस मैम, अगर ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई तो भी चौक कॉइल होगी। यूज क्या, यूज भी तो करना होगा ना कहीं। एलआर सर्किट का एप्लीकेशन है ये चॉक कॉइल। जो एलआर सर्किट पढ़ा है वो कहाँ यूज करोगे, वो यहाँ यूज करेंगे कि हमारा Okay. पावर लॉस कम हो जाए। देखो एसी का काम, एसी तो बहुत काम की चीज है। तुम बताओ तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में कोई भी तुम्हें चीज अगर ट्रांसफर करनी होती है, जैसे करंट ट्रांसफर होता है, वो एसी में क्यों किया जाता है, क्योंकि एसी में जो पावर लॉस है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू डीसी, राइट। तुमने सोचा नहीं कभी कि डीसी क्यों नहीं आता, एसी ही क्यों आता है, जबकि एसी को तो ज्यादा खतरनाक बताते हैं। जब भी एसी क्यों आता है, क्योंकि इस एसी में तुम्हारा पावर का जो लॉस है, या फिर जब हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं वहां पर जो हीट लॉस होता है, एसी में वो बहुत कम किया जा सकता है। इसीलिए हम एसी सर्किट्स का ही यूज करते हैं और एसी करंट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि अगर हम लोग बात करें, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएं तो आप कहोगे कि मैम जो पावर होगा, यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि पावर क्या होगा, VRMS IRMS into cos phi। और इन केस ऑफ रेजिस्टेंस cos phi इक्वल्स टू 1। तो यहां से तुम्हारा पावर जो है मैक्सिमम लॉस जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम एलआर सर्किट लगाते हैं तो एलआर सर्किट में क्या होगा, cos phi क्या बनेगा, तुम लिखोगे यहां से cos phi बनेगा कितना, पावर फैक्टर बताओ, R/Z, रेजिस्टेंस एज इट इज, Z क्या बनेगा, R² प्लस X² L, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करूं, R को, मेरा एक बार बताओ मुझे, R को छोटा रखना है कि ज्यादा, रेजिस्टेंस को छोटा है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी भाई वो तो उतना ज्यादा पावर वेस्ट करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस को क्या कर दें, कम कम, ठीक है। तो चॉक कॉइल क्या कहता है, चॉक कॉइल कैन रिड्यूस, हाँ यहाँ पे लिखो, चॉक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज अक्रॉस एनी सर्किट इफ क्या, रेजिस्टेंस को क्या कर दें, इज वेरी लो। भाई रेजिस्टेंस तो लो नहीं लिखो, बीपी थोड़ी है, स्मॉल,
ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, बहुत छोटा कर दें। ये तो समझ में आया रेजिस्टेंस छोटा क्यों चाहिए, क्योंकि पावर का लॉस कम करना है। सेकंड केस क्या है, और क्या और कब कर सकता है बताओ, एक्सेल को क्या कर दो, हमें इम्पीडेंस ज्यादा चाहिए, Z इज हाई। भाई Z तो हाई चाहिए ना, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक्स इसके अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज कम करना है ना, अक्रॉस दिस डिवाइस मुझे वोल्टेज को कम करना है। अब वोल्टेज कम करने के लिए मुझे इम्पीडेंस तो लगाना पड़ेगा, समझे, रेजिस्टेंस भी क्या था, एक इम्पीडेंस ही तो था। अब मेरे को अगर एक्सेल के इस सर्किट के अक्रॉस द ट्यूब लाइट CFL, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम करना है, रेजिस्टेंस लगा नहीं सकती, तो बताओ क्या फिर किसका इम्पीडेंस बढ़ाना पड़ेगा, इंडक्टर का। बोलो, मेरी बात समझ रहे हो, सुनो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे को इस CFL के अक्रॉस वोल्टेज कम लेके जानी है, वोल्टेज कम लेके जानी है। तुमने बोला कि मैम एक रेजिस्टेंस लगा दो, अब रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, तो LR सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस Z, तो इसका मतलब Z हाई चाहिए ना। अब Z हाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रेजिस्टेंस को तो ज्यादा कर नहीं सकती, तो मुझे किसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए, इंडक्टर, एक्सेल शुड बी, एक्सेल की वैल्यू, हाँ एक्सेल शुड बी हाई। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे अभी तुमने देखा होगा, चॉक कोइल के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं assumption रीजनिंग में, तो वहां पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे चॉक कोइल बनाना है तो मेरे को क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को ज्यादा करें, Z को ज्यादा करें, राइट, तो क्यों करें, उसके नीचे वो रीजन पूछ लेगा क्यों करना चाहिए। तो दीज ऑल आर द रीजंस, ये हमें याद होने चाहिए कि Z हाई होना चाहिए क्योंकि हमें वोल्टेज कम रखनी है, रेजिस्टेंस को बढ़ा नहीं सकते, तो सारी जिम्मेदारी आ गई एक्सेल के पास, तो एक्सेल शुड बी हाई। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा ठीक करें, तो देखो मैं R स्क्वायर को बाहर ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये x² L अपॉन R स्क्वायर प्लस 1, यही बनेगा क्या, है ना। मैंने R को बाहर ले लिया, R से R देखो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, x² L अपॉन R, इसका होल स्क्वायर ही ले लो। रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारा cos फाई कितना आया इस सर्किट में, देखो √1 प्लस x² L, अरे यार बार बार लगा रही, ये होल स्क्वायर बनाओ। अब देखो R की वैल्यू तो बहुत ज्यादा स्मॉल है और एक्सेल बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा जो टर्म है 1 अपॉन वाला जो टर्म है, ये क्या बन जाएगा बताओ, एक्सेल बहुत ज्यादा है और R बहुत छोटा है, तो ये टर्म पूरा क्या बनेगा, ये वाला, एक्सेल, अरे R बहुत छोटा है, एक्सेल बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो क्या बना दें, मैम R टेंड्स टू 0 है मैम, हाँ यस मैम, तो 1 1 बाय इंफिनिटी आ जाएगा, हाँ, तो ये मैम 1 बाय इंफिनिटी आएगा, हाँ 1 ऊपर भी है ना, तो 1 बाय इंफिनिटी हो Yes, जाएगा ma'am. ये वैल्यू। बट देखो R प्योर 0 नहीं है, ये भी समझ रहे हो, R प्योर 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 मान रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ से जो cos फाई आएगा नियरली इक्वल्स टू, मैं मान लू कि 0 आएगा, बट वो एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, कुछ 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो 0 to 1 एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ये भी सुन लो, cos फाई इस केस में ना 0 होगा ना 1 होगा। 0 किस केस में होता है, जब प्योर इंडक्टर हो, और 1 किस केस में होगा, जब प्योर रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पावर फैक्टर की वैल्यू 0 मतलब नियरली इक्वल टू 0 ही रहेगी, 0.1 0.3 0.4, क्योंकि R हम 0 नहीं कर सकते, ठीक है। तो cos फाई इस केस में आप लिख सकते हो 1 by 0 विच इज टेंड्स टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। बताओ समझ में आया चॉक कोइल, यस मैम, ठीक है, इजी था, कुछ ज्यादा समझने के लिए है नहीं, वोल्टेज किसी का कम करना है तो जुगाड़ बैठाना है बस, ये सब जुगाड़ है, ठीक है। फॉर्मूले, डेफिनेशन, एक एक जो लाइन लिखी हुई है ना, एक एक लाइन का इम्पोर्टेंस है तुम्हारे जेई के लिए, तो जो तुम्हारे नोट्स हैं इन्हें संभाल के रखना लास्ट टाइम के लिए। अब आ जाते हैं अपने
किस पे? एलसीआर सर्किट पे पढ़े भाई एलसीआर? यस मैम। ठीक है, एलसीआर सर्किट शुरू करते हैं। देखो बहुत इजी है। सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें से करा दूं क्या? नहीं, इसमें तो मैं समझ नहीं आएगा, छोड़ो, यहीं से करते हैं। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, तीनों चीजें ले लेंगे। ठीक है, इंडक्टर भी ले लिया, कैपेसिटर भी ले लिया, और देखो ये पैरेलल में भी होता है, बट पैरेलल वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, याद रखना। ये हमने इंडक्टर बनाया, मैम एडवांस में है पैरेलल वाला नहीं है शायद, क्वेश्चन। पैरेलल नहीं है, सीरीज में। ठीक है, ये हमने लगा दिया यहाँ पे एक अपना ये वोल्टेज। ठीक है, बहुत इजी है। अगर तुमने अब तुमने आरसी सर्किट और आरएल सर्किट पढ़ ली, अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान कि तुम खुद ही बता दोगे सारी चीजें। आई की वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो करंट जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये अपना इंडक्टर एल, कैपेसिटेंस सी, ये अपना रेजिस्टेंस आर। अब भाई अपना काम करना है, सबके अक्रॉस इंडिविजुअल, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वह वी नॉट आर है, इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है वी नॉट सी। बेटा इंडक्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो उसको मान लेते हैं वी नॉट एल। ठीक है, दीज आर द पीक वैल्यूज अक्रॉस एल, सी एंड आर। तो किसी टी टाइम इंटरवल में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? टी टाइम इंटरवल में बताओ, वी नॉट वी आर टी कैसे लिख सकते हो? ये किसी टी टाइम की वैल्यू है अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे? फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट कितना हो जाएगा यहाँ पे? वी नॉट आर। फेज डिफरेंस क्या रहेगा? जितना करंट का है वही रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस रहेगा, तो साइन ओमेगा टी लिख दिया। अच्छा, अब मेरे को बताओ वी नॉट वी सी टी बताओ कितना हो जाएगा? कैपेसिटर के अक्रॉस वी नॉट सी कितना बनेगा यहाँ पे वोल्टेज? करंट आगे रहता है, करंट आगे रहता है कैपेसिटेंस में, तो साइन के साथ क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा टी माइनस, वेरी गुड, माइनस पाई बाई टू। इंडक्टर के अक्रॉस बता दो, वी नॉट सी साइन, बस इसको प्लस कर दोगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो हमने सबके अक्रॉस वोल्टेज लिख ली। अब ये भी लिख सकते हो कि अगर मुझको इनके अक्रॉस देखो अब तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में फायदा ये होगा कि करंट की जो पीक वैल्यू रहेगी वो तीनों के अक्रॉस सेम ही आएगी, आई नॉट आई नॉट आई नॉट। ठीक है, वी नॉट आर कैसे लिख सकते? आई नॉट क्या लिख सकते हो बताओ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस? वी नॉट आर अपॉन आर, आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है ना, वी नॉट बाय आर। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर की वैल्यू के साथ क्या लिखोगे? वी नॉट सी अपॉन क्या लिखें? एक्सी। इंडक्टर के वाले के साथ क्या लिखोगे? वोल्टेज करंट, भाई इसका वोल्टेज वी नॉट एल अपॉन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स एल। बताओ क्या ये करंट तीनों सेम ही आएंगे ना, क्योंकि तीनों सीरीज में है। यस हम करंट को इस तीन तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है तो वी नॉट आर बाई आर, वी नॉट सी बाई सी। अब इसका बनाओ फेसर डायग्राम। ठीक है, मैं यहीं पे बना देती हूँ साइड में फेसर डायग्राम। कलर अच्छा कैसे बनाओगे बताओ? अब तो तुम सीख चुके हो क्या करना है। यहां पर मैं क्या बना देती हूँ, यहाँ पर बना देते हैं अपना रेजिस्टेंस वी नॉट आर। अब एक बात याद रखना, जो ये ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, ये फेसर डायग्राम, ये पीक वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज का ही कर सकते हो। ये जो टाइम टी वाली वैल्यूज है इनका मत बना देना फेसर डायग्राम, समझ रहे हो? जो फेसर डायग्राम बनता है ये पीक वैल्यूज या आरएमएस वैल्यूज के बीच में ही बनाया जा सकता है। जो टाइम डिपेंडेंट वैल्यूज हैं उनका फेसर डायग्राम नहीं बनता। ठीक है भाई, ये वी नॉट आर आया। इंडक्टर कहाँ बनेगा? इंडक्टर की वोल्टेज कहाँ बनेगी? इसके ऊपर ऐसे, राइट, वी नॉट एल। सी वाली कहाँ बनेगी? देखो रेजिस्टेंस से
सी कहाँ गया, ये रहा 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो यहाँ बन जाएगी V नॉट सी। ठीक है, तो अभी तुम्हारे सर्किट में ये केस चल रहे हैं, बट अभी पता नहीं कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, वही हमें देखना है कि कौन लीड कर जाएगा कौन लैग कर जाएगा। ठीक है, इंडक्टर अब यहाँ पर एक और सर्किट फेज डायग्राम बनता है, किसके अक्रॉस बनाते हैं उसको, V नॉट आर को यहाँ पे क्या लिख दूं, अगले में बनाते हैं। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, यहाँ हो गया एक्सएल और यहाँ हो जाएगा एक्सी। बताओ, अच्छा, ठीक है, ये फेसर डायग्राम पहला और ये अपना फेसर डायग्राम दूसरा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो मैम। अब यहाँ पर बनते हैं बेटा केस। क्या केस बनाओगे कि मान लेते हैं कि पहले केस में इंडक्टर आगे चल रहा है। ठीक है, देखो वैल्यूज है ना, V नॉट एल, V नॉट आर, V नॉट सी। मैं मान के चल रही हूं केस वन। केस वन में क्या मान लो कि जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, V नॉट सी के। देखो रेजिस्टेंस तो अपना बैलेंस्ड है, वो तो फेज डिफरेंस बना ही नहीं रहा, दिक्कत आ रही है V नॉट एल और V नॉट सी के बीच में कि इन दोनों में से कौन लीड करेगा। तो मान लेते हैं, अभी मैं फर्स्ट केस मान रही हूँ कि बेटा V नॉट एल जो है ये लीड कर रही है। ठीक है, तो V नॉट एल अगर लीड करेगी तो ये सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा केस वन में, देखो खुद देखो, इनके बीच में 180 डिग्री का फेस है ना, V नॉट एल और V नॉट सी के बीच में। अगर V नॉट एल बड़ा है तो इस फेसर डायग्राम का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, रिजल्टेंट V नॉट एल ऊपर, देखो ऐसे, यहाँ V नॉट आर आ गया, ऊपर क्या आएगा बताओ, V नॉट एल माइनस V नॉट सी। बताओ यही आएगा कि नहीं? यस भाई ऊपर V नॉट एल नीचे V नॉट सी। अब मैंने क्या माना है कि V नॉट एल बड़ा है, तो V नॉट एल बड़ा है तो भाई ऊपर कौन सी वैल्यू बचेगी, सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस वही बचेगा। मान लेते हैं कि अब इनका जो रिजल्टेंट आया है वो यहाँ आया है, जिसको हम मानते हैं V नॉट। ठीक है, ये अपना क्या है 5, ये अपना क्या है 5। इतना ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम फिर से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V नॉट की वैल्यू निकाल लोगे। V नॉट किसके बराबर हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, बताओ, V नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस V नॉट एल माइनस V नॉट सी का होल स्क्वायर। एज इट इज वही है जो हमने LR और LC सर्किट में किया है। यहाँ पर केस बनेंगे 3 कि मान लो पहले V नॉट एल ज्यादा है, तो V नॉट एल ज्यादा है तो इसका मतलब V नॉट एल और V नॉट सी का, देखो मान लो तो एक चीज सुन लो, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, ऊपर बचेगा ना 6, यस मैम। 3 आएगा और ये 8 और 2 तुम्हें खुद दिख रहा है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा यानी 6। मैम रूट 45 आ जाएगा बस, तो यहाँ पर वही चीज करिए, V नॉट एल माइनस V नॉट सी। अब इन दोनों, अब क्या लिख सकते हो भाई, तुमने यहाँ पर इनके अक्रॉस करंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो रेड बॉक्स में जो क्लोज है इनका करंट भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, करंट की वैल्यू लिख दो। कैसे, V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर R का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा भाई, I नॉट बाहर ही ले लू मैं, ये हो जाएगा I नॉट एक्सएल माइनस I नॉट एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से I नॉट स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूं, I नॉट बाहर आ गया, क्या बचा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल हो जाता, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी हो जाता। अगर तीनों हैं तो भाई जो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो डोमिनेट करेगा। तुम खुद भी बता सकते हो कि ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, बस मुझे इतना बताओ, ये LCR सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा आप LR सर्किट, राइट?
भाई अभी तो एलआर सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, क्योंकि एक्सएल डोमिनेट कर रहा है, वी नॉट एल की वैल्यू ज्यादा है, तो अभी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एलआर सर्किट की तरह। बोलो हाँ या ना, बस ठीक है। तो ये तो वी नॉट होगा, वी नॉट की वैल्यू निकल के आ गई आई नॉट इंटू जेड। तो यहाँ इम्पीडेंस की वैल्यू है ये। इसमें देखो सारे फॉर्मूले कनेक्टेड है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतना इजी चैप्टर है ये तुम्हारा हो गया इम्पीडेंस। इसका एक फेस डायग्राम बना लो। अब एक्सेल के केस में कैसे बनाओगे, कैसे, यहां पर बनेगा रेजिस्टेंस पर क्या बनेगा, अच्छा अगले पेज पे बना लेते हैं। बनाओ इसका वो निकालो, फेस डिफरेंस निकालो, 10 फाई निकालो जल्दी, कितना आ रहा है, टेन फाई निकालो बेटा। यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न भी है सारी चीजें, ठीक है। फाइन 10 फाई ना, क्यों सोच रहे हो भाई, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ क्या बनेगा ऊपर बताओ, एक्सएल माइनस एक्सी नहीं आ एक्सएल जाएगा, माइनस एक्सी, हाँ, और ये अपना जेड है, ये एक्सएल अपना माइनस फाई, एक्सी अपॉन में, बिल्कुल, हाँ। तो 10 फाई यानी जो फेस डिफरेंस आता है वो होता है 10 फाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा बेस परपेंडिकुलर हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन बेस तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो ये आ गया तुम्हारा 10 फाई की वैल्यू, ठीक है। कॉस फाई भी निकाल लोगे, कॉस फाई कितना आएगा इस केस में, बेस अपॉन आर अपॉन जेड, ठीक है, वो तो आर अपॉन जेड ही रहेगा किसी भी केस में। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस में मान लेते हैं क्या, कौन लीड कर जाएगा, कैपेसिटर लीड कर गया, मैम एक्सी, बस। तीसरा केस क्या होगा, जहां पर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। भाई तीन ही तो केस हो सकते हैं, या तो वी नॉट एल ज्यादा हो जाए, या वी नॉट सी ज्यादा हो जाए, या वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर हो जाए, उससे ज्यादा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो जब वी नॉट एल वी नॉट सी बराबर हो जाएंगे, वहां क्या क्रिएट हो जाएगा, रेजोनेंस, वहां बन जाएगा रेजोनेंस कंडीशन। फिर आता है कि रेजोनेंस कंडीशन में किस तरीके से चीजें बिहेव करेंगी, करंट कितना होगा, इम्पिडेंस कितना होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेंगी, तो वो सब चीजें। चलो करो, सेकंड केस बनाओ, केस सेकंड। वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल, क्या हो जाएगा आपकी बात, भाई वी नॉट आर तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, मैम यहाँ इस बार पर कौन, नीचे बन जाएगा, हाँ, क्योंकि अब की बार वी नॉट सी ज्यादा है, और कितना बनेगा, वी नॉट सी माइनस मैम वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, ये अपना फेज डिफरेंस फाइव, ठीक है। क्या अब मैं डायरेक्ट लिखवा दूं, अब मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वी नॉट को, यस मैम। थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ से आप वी नॉट खुद बताओगे कितना आएगा, बताओ, आई नॉट स्क्वायर बाहर, सॉरी नॉट स्क्वायर, ओनली आई नॉट बाहर, अंडर रूट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस कौन किसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी भाई, अगर मैं इसी के अक्रॉस सेकंड ग्राफ बनाऊं, हाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ पर तुम्हारा इम्पिडेंस की वैल्यू जेड और ये वैल्यू फाइव होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ दिख ही रहा है कि दूसरी वैल्यू है एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वी नॉट आ गया क्या, आई नॉट इंटू जेड, डन। 10 फाई निकाल लो, यहाँ पर इजीली निकल जाएगा, लो 10 फाई आ जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, कॉस फाई निकल जाएगा कितना, आर बाय जेड, करेक्ट।
ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जहां एक्सेल पर इक्वल एक्सेल एक्ससी किसके बराबर आ जाएगा, हाँ थर्ड कंडीशन, वेरी केस थर्ड। तो अभी ये मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं करें, क्वेश्चंस भी करेंगे। रेजोनेंस सर्किट ये एक साथ सीरीज में पढ़ाना पड़ता है, वरना फिर रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। यही रेजोनेंस कंडीशन है कि अब की बार क्या हो जाएगा भाई, एक्सी किसके बराबर कर दोगे, एक्सेल एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर एक्सी जो है एक्सेल के बराबर हो जाएगा, यही रेजोनेंस कंडीशन। तो क्या होगा, पहले तो फेजर डायग्राम को देख लेते हैं। फेजर डायग्राम को देखो सबसे पहले, मैम रजिस्टिव बनेगा। हाँ ये था तुम्हारा V नॉट आर, भाई यहाँ थी अपनी V नॉट एल और ये थी अपनी V नॉट सी। अब देखो अगर ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बराबर होगी तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो इनका सर्किट कैसे बन जाएगा, यहाँ ही V नॉट आर की वैल्यू है और यहीं पे तुम्हारा सर्किट का करंट है I नॉट। तो इम्पीडेंस बताओ, तुम लिखोगे मैम इम्पीडेंस तो अभी तक पढ़ते आए हैं, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ये होता था। पर बेटा अगर एक्सएल अगर एक्सी के बराबर हो गया या एक्सी एक्सएल के बराबर हो गया तो इम्पीडेंस सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, आर के। सर्किट का पीक करंट किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड, क्या है यहाँ पे आर, वी नॉट क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू। सर्किट की पीक वैल्यू किसके अक्रॉस आएगी, रेजिस्टेंस वाली होगी, सिर्फ रेजिस्टेंस ही बचा है, राइट। तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर, ये है तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन। फिर रेजोनेंस कंडीशन में देखो ये बोलते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। तो रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है बताओ। सबसे पहले इम्पीडेंस क्या हो गया मैम, सर्किट रजिस्टिव होगा, दैट इज मिनिमम। भाई इम्पीडेंस सबसे कम नहीं हो गया, या देखो अगर एक्सएल या एक्सी की कुछ भी वैल्यू रही होगी और वाले केसेस में, यहाँ पर देखो एक्सी या एक्सएल की चाहे 0.1 या 0.2 कुछ भी वैल्यू आई होगी, वी नॉट तो ये इम्पीडेंस तो ज्यादा ही आएगा ना, यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 ही हो गई। तो रेजोनेंस कंडीशन में जेड क्या हो जाता है सर्किट में, मिनिमम, ठीक है। अब अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये इसीलिए रेजोनेंस कंडीशन है कि रेजोनेंस कंडीशन में यहाँ पर जो सर्किट में करंट है वो मैक्सिमम हो गया। तीसरा पावर फैक्टर बताओ, पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, कॉस फाइव कितना हो जाएगा, अगर प्योरली कैसे कॉस फाइव कितना होगा, यहाँ पे आर बाई जेड है ना, कॉस फाइव यहाँ पे लिख लो, कॉस फाइव क्या निकलवाया था, आर बाई जेड। भाई जेड ही आर के बराबर हो गया तो कॉस फाइव इक्वल्स टू 1, ठीक है। कॉस फाइव यहाँ पर पूरा का पूरा 1 हो गया इस केस में। रेजोनेंस कंडीशन में कॉस फाइव 1 हो गया, करंट मैक्सिमम है, जेड मिनिमम है। दूसरी आती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कैसे, भाई एक्सी बराबर है एक्सएल के, एक्सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, ये क्या होता है ओमेगा एल, राइट। तो ये हो गया 1 बाय एल सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया भाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा क्यों क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, 1 बाय एल सी। 2 पाई को यहाँ लिखो, लेके आ जाओ, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ये है तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कहां पर रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा कि एल और सी की वैल्यू क्या रखें कि हमें रेजोनेंस मिल जाए, तो इस वैल्यू पे रेजोनेंस मिल जाएगा, ठीक है। जब भी सुना है ना कि जहां रेजोनेंस हो जाता है वहां पे मैच हो जाती है चीजें, हर चीज हायर लेवल पे चली जाती है।
तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2π√L। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, अब 2-4 ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहीं पे ड्रॉ करा देती हूँ। ठीक है, पहला ग्राफ बनाओ। किस किस के बीच में बनाओगे भाई? चलो सबसे पहले बनाओ ये मान लो मेरा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर है अपनी फ्रीक्वेंसी। अगर इंडक्टर होता तो बेटा कैसा ग्राफ आता? एक्सेल और इसके बीच में मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये फ्रीक्वेंसी है इंडक्टर के केस में। 2πfL मेगा एल होता है फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस। बताओ, अगर मैं इंपीडेंस को बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगी तो एक्सेल के केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, ये एक्सेल का ग्राफ हो गया। रेजिस्टेंस का बताओ, अगर मेरे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैं बढ़ाती घटाती हूँ, फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस पे क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस का इंडिपेंडेंट ग्राफ आ गया। ठीक है, कांस्टेंट ही रहने वाला है ये अपना रेजिस्टेंस। XC का बताओ, 1/f है तो 1/f का कैसा ग्राफ आता है भाई? कुछ इस तरीके से। करेक्ट। तो देखो, जहां ये XC और XL की वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा रेजोनेंस। तो यानी ये कौन सी वैल्यू है? F0। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस पॉइंट पे क्या हो गए? XC किसके बराबर आ गया? XL के। क्लियर है? देखो भाई, एक्सेल वाला ग्राफ कैसा आना चाहिए? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सेल क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि XC क्या होता है? 1/ωc, 1/2πfc, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली में ऐसा ग्राफ आएगा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी का, तो रेजिस्टेंस अपना इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी रहेगा। बताओ ठीक है? यहाँ पे समझ में आया? यस मैम। हमें रेक्टेंगुलर पैराबोला वाला कौन सा ग्राफ है? ये तुम्हारा XC वाला है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस 1/ωc है, तो 1/f का फंक्शन आता है, तो उसमें ये वाला बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला बनाओ तुम ग्राफ Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। Z क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो। बताओ कैसा होगा? यहाँ नहीं बनाते इसको, तो अगले पेज में बनाएंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ। Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। Z इज इम्पीडेंस। तो देखो, अगर एक को घटाते बढ़ाते हैं तो क्या होगा दूसरे पे? कोई बताएगा? यहाँ पर मान लो फ्रीक्वेंसी है और बेटा यहाँ पर ले लेते हैं Z। मैं यहाँ पे Z का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। ये तो पहली कंडीशन देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को रखा है स्मॉल, ठीक है, तो Z के साथ क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी को, अरे यार मम्मी एक्सेल माइनस XC से मॉड हाँ मॉड लगा दो। नहीं मैम, स्क्वायर है पहले से। ठीक है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को मान लो कि फ्रीक्वेंसी को बहुत लार्ज कर दिया है, तो Z पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी वैल्यू है कुछ यहाँ पे, तो क्या हो रहा होगा? Z को ओपन करो, R² प्लस 2π फ्रीक्वेंसी L माइनस 1/XC 1/ωc, राइट। 2πf इंटू C। ठीक है, यही बनेगा ना कैपेसिटेंस। बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत बहुत स्मॉल है, अगर फ्रीक्वेंसी बेटा स्मॉल है तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी।
और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/f, ये वाली वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी। हाँ मैम कुल मिला के छोटी हो Yes. जाएगी। छोटी नहीं होगी, z की वैल्यू देखो छोटी थोड़ी होगी। ओवरऑल क्या होगा, ये स्मॉल वैल्यू है और नीचे 1 वाली वैल्यू बहुत लार्ज हो गई, तो अभी भी इम्पीडेंस क्या रहेगा, देखो आर स्क्वायर में कुछ वैल्यू ऐड करोगे अभी भी, तो z स्मॉल रहेगा कि ज्यादा छोटा रहेगा। मैम स्मॉल रहेगा छोटा रहेगा। मैम तीसरा ऑप्शन क्या है? यही है बस ऑप्शन, ये एक बार फ्रीक्वेंसी को छोटा ले लेंगे, एक बार फ्रीक्वेंसी को बड़ी ले लेंगे, तो क्या होगा z इम्पीडेंस के साथ। मैम इंक्रीज ही होगा। बेटा z इम्पीडेंस अभी भी क्या रहेगा, अभी भी इम्पीडेंस छोटा नहीं होगा, क्योंकि आर स्क्वायर में अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है। देखो आर स्क्वायर में अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है ना, क्योंकि 1 बेशक ये स्मॉल हो गई छटाओ, लेकिन ये 1/2πfc तो अभी भी लार्ज है, तो देयर इज समथिंग वैल्यू विच इज एडेड इन द आर, तो अभी भी वो आर में ऐड हो रहा है, तो अभी भी z की वैल्यू तो लार्ज ही रहेगी, है ना। भाई तुम्हारा जो रेजोनेंस वाला कंडीशन है जहां पर z इक्वल्स टू आर था, उससे तो ज्यादा ही है ना यहाँ पे z इस कंडीशन में भी, हाँ या ना। यस मैम। Yes, क्योंकि ma'am. आर में समथिंग इज एडेड, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। सिमिलरली अब मान लो z फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी, अगर बेटा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू छोटी हो गई स्मॉल, ये स्मॉल हो जाएगा सेकंड केस में, ये लार्ज हो जाएगा। देखो ये ऑलरेडी, अगर तुम बड़े में से ये छोटी वैल्यू घटाओगे तो इसको तो हटा ही दो 1/2fc को तो, लेकिन आर स्क्वायर में ये बहुत ज्यादा वाली वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये भी अब इस वाले केस में तो और भी लार्ज आ जाएगा। बताओ फ्रीक्वेंसी लार्ज में तो z और भी लार्ज है, समझ रहे हो, Yes, ma'am. है ना। तो कैसा ग्राफ आएगा कि भाई जब हमने फ्रीक्वेंसी छोटी ली तब भी हमारा इम्पीडेंस ज्यादा था, और जब हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा ली तब भी हमारा इम्पीडेंस ज्यादा है। अरे लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, राइट। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पर इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, और वही कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखना है, कई बार पूछ भी लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी तो क्या इम्पीडेंस कम हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, नहीं, इम्पीडेंस बोथ केस में ज्यादा ही रहेगा। कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां रेजोनेंस मिलेगा, वही वो फ्रीक्वेंसी है जो भी हमने निकाली है 1/2π√LC। ये अभी और डिटेल में हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे रेजोनेंस ढूंढा भी कैसे जाता है, कैसे मिलता है रेजोनेंस, ठीक है। बहुत डिटेल का लेक्चर है, 15-20 मिनट लगेंगी समझाने में, ये जो अभी यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये एफ मैक्स एफ मिनिमम, यहाँ से मिलता है बैंड विथ। एक टर्म पढ़ोगे अभी बैंड विथ, तो मान लो ये एफ मैक्स है, ये मान लो एफ मिनिमम, ठीक है। और इसी को बेटा एक टर्म हम बोलते हैं बैंड विथ, ये हमारी बैंड विथ रहेगी। जैसे रेडियो में होता है ना, रेडियो में क्या करते रहते हो भाई, घुमाते रहते हो उसको, घुमाते रहते हो, लेकिन एक तुम्हारा चैनल ऐसा आता है 95.6 जहाँ पे साफ सुनाई देता है, रेडियो मिर्ची आते थे पहले Yes, ma'am. 97.8 करके, वहां पर साफ सुनाई देता था, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या मैच हो जाता था, रेजोनेंस, तो इसलिए वो रेडियो वहां पे सुनाई देता था साफ, ठीक है। तो ये वो चीज भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया z वर्सेस f का ग्राफ। तीसरा ग्राफ बनाओ करंट वर्सेस f का, चलो I वर्सेस f, अभी पढ़ेंगे, ट्यूनिंग भी कैसे करते हैं, सब पढ़ेंगे अभी, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। बनाओ ड्रॉ करो, I वर्सेस z कैसे बनाओगे, I वर्सेस f, ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर करंट। तुम बताओ अब, z लार्ज है दोनों केसेस में, कैसी भी फ्रीक्वेंसी ले लो z की वैल्यू लार्ज ही है, तो करंट क्या होने वाला है, करंट क्या होने वाला है Small. भाई। अगर फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू ले लो, तो देखो दो चीजें, फ्रीक्वेंसी z और I। फ्रीक्वेंसी स्मॉल यहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लार्ज, दोनों केसेस में z क्या आया, लार्ज।
अब मुझे बताओ भाई करंट क्या आ जाएगा? अगर तुम्हारा इम्पीडेंस ज्यादा है तो करंट तो स्मॉल ही आना है ना। Yes, ma'am. Yes. अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट स्मॉल। तो दोनों केसेस में लेकिन एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर तुम्हारा रेजोनेंस सेटअप होगा, जहां पर Z मिनिमम और I मैक्स होगा। और वो कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस। और उसी का ग्राफ हम इसका रेसिप्रोकल ग्राफ बना देंगे। ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से I मैक्स। तो जैसा Z वर्सेस का ग्राफ था वैसा I वर्सेस का ग्राफ बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा शार्पनेस, ठीक है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बैंडविड्थ वगैरह अगली क्लास में पढ़ेंगे। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझो क्या होगा। टर्म से क्या समझ में आ रहा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही हूँ क्या रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा? No, ma'am. रेजिस्टेंस पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही हूँ सिर्फ आर की वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एक्सएल और एक्ससी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ओमेगा का फैक्टर आता है। आर तो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के, है ना। आर तो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। तो आर अपना फर्क कहां पर डाल सकता है बताओ? जैसे रेजोनेंस सेटअप होगा, रेजोनेंस सेटअप होने के बाद जो आई मैक्स की वैल्यू आती है वहां पर क्या आता है? वी नॉट अपॉन आर। अगर मैं इस आर को बहुत ज्यादा ले लूं सर्किट में पहले से ही, अगर मैं आर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले लूं तो आप कितना ही रेजोनेंस सेटअप कर लो, करंट क्या मिलने वाला है? कम ही मिलेगा। कम ही मिलेगा ना। करंट तो कम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि करंट भाई आई मैक्स को चेंज कर सकता है आफ्टर रेजोनेंस। तो रेजिस्टेंस के पास भी ये ताकत है कि तुम कितना ही रेजोनेंस ले आओ, मेरी वैल्यू से ही आई मैक्स निकल के आएगा। तो मैं अगर तुमसे कहूं मुझे खुद बताना कि कौन सा आर है, कौन सा 2R है, कौन सा 3R है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ रेजिस्टेंस सेटअप कर देती हूँ, यहाँ मैं करंट बना देती हूँ। मैंने कुछ ऐसे 2-3 करंट का ग्राफ यही आया। अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। ये वाला आई एफ ग्राफ मैंने एज इट इज यहाँ पर बनाया, ठीक है। मैं 1-2 और बना देती हूँ। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि बेटा ये 3 ग्राफ मैंने ड्रॉ करे हैं जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू R रखी, 2R रखी और 3R रखी। बताओ कौन सा ग्राफ कौन सा हो सकता है, खुद बताओ। मैम ब्लू वाला बीच वाला 3R रेजिस्टिव होगा। ये सब आई मैक्स हैं, याद रखो ये सब आई मैक्स हैं जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी उस पे मिले हैं रेजोनेंस पे। बट तुम खुद देखो किसी रेजोनेंस पे तुम्हें इतना हाई करंट मिल रहा है और किसी रेजोनेंस में तुम्हें इतना छोटा करंट मिल रहा है। क्यों? अगर तुमने रेजिस्टेंस को ज्यादा कर दिया तो भाई आई मैक्स बहुत कम। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है सबसे छोटा वाला, जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहा होगा। मैम सबसे ऊपर वाला रेजोनेंस वाला होगा। नहीं सारे रेजोनेंस है, बट सारे रेजोनेंस में आर की वैल्यू चेंज करती तुम्हें। सब रेजोनेंस है भाई, पीक वैल्यू मिल रही है ना, ये सब रेजोनेंस है। बट रेजोनेंस में आपने सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग ले ली। तो ऊपर वाला वो वैल्यू होगा जहां पे आपने रेजिस्टेंस सिर्फ आर लिया है, ये वो वैल्यू होगा जहां पर आपने 2R लिया है, ये वो वैल्यू होगा जहां पर आपने 3R लिया है। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा लेते जाओगे उतना आई मैक्स कम मिलता जाएगा। तो कितना ही रेजोनेंस सेटअप कर लो, शार्पनेस है वो अपने आर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके बाद 2-4 टर्म आते हैं, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, वो अपनी क्लास में अगली क्लास में पढ़ेंगे। और 2-4 PYQs कराऊंगी और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। अगर किसी को हैंड रिटन नोट से ना समझ में आए तो यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा बुक वाले टर्म्स के नोट्स भी हैं, तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो इस तरीके से। तो पूरी PDF शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। मेरा भी पेपर है फिजिक्स का। हैंग हो गया भाई।
मैम पिंग आई आ रही है। क्या कह रहे हो? मैम पिंग आई आ रही थी। अगला सेशन सब लोग ज्वाइन कर लेना भाई। मैम वो मैंडेटरी है। कर लेना। नहीं मैम, क्योंकि आज काफी ज्यादा शोर है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। शोर क्यों है तुम्हारे घर पे? मैम रिपेयरिंग का काम चल रहा है। हेडफोन्स लगा लो, ठीक है? मैम फिजिक्स की क्लास खत्म हो गई? सुनिधि और पढ़ना है? बताओ। हाँ, और पढ़े? मैम क्वेश्चन नहीं किए ना आज। यस मैम। हाँ, क्वेश्चन क्या करें, समय हो गया ना, पढ़ाने पढ़ाने में समय निकल मैम गया। 45 तक है क्लास। मैम 45 तक है आज क्लास। अच्छा, तुम्हारी क्लास 45 तक होती है तो बढ़िया है, करो फिर क्वेश्चन। अरे ठीक है, वापस आ जाओ भाई, जो भी गए हैं क्लास छोड़ के। ठीक है, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारी 6:15 से 7:15 से 6:15 से 7:15 1 घंटे। हाँ राइट, 15 मिनट है। मैम अब तो चले गए। नहीं नहीं, कोई नहीं है, सब वापस आओ भाई। मैम लगता है हमारे साथ आपको भी रिमाइंडर भेजना पड़ेगा। अच्छा राहुल, मेरा मन, मैं तुम्हें 15 घंटे पहले छोड़ू, 15 मिनट लेट छोड़ू, बताओ? यस मैम। मैम हाँ छोड़ ही कहाँ रहे हो आप? हाँ, और क्या, अभी तो छोड़ भी नहीं रही, अभी तो बैठा के तुमसे काम करवाऊंगी, मेरा मैम काम तो छोड़ दो खत्म। ना फिर। नहीं नहीं, अभी तो मेरा काम खत्म हुआ है, अब तो मैं शांत बैठूंगी ना, अब या फिर राहुल काम करेगा। राहुल चलो, लगाती हूँ तुम्हें काम पे। यस मैम। मेरे को तो अब चुप बैठना है, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ। यस मैम। हिमाचल के बच्चे भी ज्यादा बोलने लगे हैं अब, ज्यादा छूट दे दी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये रेजोनेंस तक कर लिया है, अगली क्लास में जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तुम सवाल कर। हाँ, कर राहुल बैठ के सवाल। मैं सही कह रही थी ना, राहुल और अब्दुल्ला की जोड़ी बना लेनी चाहिए उस दिन। बन गया ना ये एकदम ऐसा ही, राहुल भी। आरुष, तुम मुझे जो होमवर्क दिया है वो कब करके दोगे? अगले जेई के पेपर में, 2026 में? मैंने भी सारे क्वेश्चन नहीं किए हुए। कब करोगे भाई? उन्हें तुम्हारी 7 दिन की छुट्टियां पड़ी है भाई आरुष, तुम्हारे पास पहले ही समय नहीं होता। अब तुम्हें बोला है इन 7 दिनों में 4 क्वेश्चन पेपर्स लगा लो, वो भी नहीं हो रही क्या? हाँ, फिर तुम कहते हो कि जेई नहीं निकला। कैसे निकलेगा जेई? सीयूईटी निकल जाए फिर तो वही बहुत है। मैम हो गया। मेहनत करनी नहीं है। हाँ, मेरे को चारों पेपर्स चाहिए, अदरवाइज मैं सबके पेरेंट्स को रीच कर जाऊंगी अगर तुम नहीं करके दोगे तो। ठीक है, 500 आंसर आ रहा है सबका। यस मैम। यस मैम। इम्पिडेंस निकालना था, निकाल लिया होगा। किसकी तरह बिहेव करेगा देखो, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है? एक्सेल। एक्सेल की ज्यादा है ना, वो माइक्रो में है। ठीक है, तो एक्सेल माइनस एक्सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आ जाएगा। चलो ये वाला करो। आई नॉट निकालना है।
क्लास में आगे भी कोई फायदा नहीं है, अगर सवाल नहीं लगाओ तो क्लास में मैं तुम्हें क्या करा दूंगी, मुझे तो यही नहीं पता लग रहा। टीचर भगवान थोड़ी है जो तुम्हें जेई निकलवा देगा तुम्हारी बिना मेहनत के। इसके बाद बेटा एक दिन मैं ईएम वेव्स का एक क्लास रख लूंगी जिसमें हम ईएम वेव्स कर लेंगे तुम्हारे पेपर से पहले ही। इस संडे को पेपर है ना ईएम का, ईएमआई, यस याद दिला देना मुझे, फ्राइडे को रख लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिएगी, तो इसीलिए तैयार रहना। और बहुत अच्छा चैप्टर भी है, मजा आएगा पढ़ने में। आ गया आंसर? ए आंसर आ रहा है, ठीक है। नैतिक आरुष का ए। अब की बार सवाल करके हैंड रेस किया करो सब लोग, मेरा जिससे मन करेगा मैं उससे पूछूंगी, आंसर कोई नहीं लिखेगा, हैंड रेस किया करो बस। ठीक है भाई, आंसर तो तुम्हारा सही आया है सबका। तो सिंपल सी बात है, करंट का एम्पलीट्यूड पूछा है भाई आई नॉट, तो आई नॉट यहाँ पर किसके बराबर होगा भाई, बी नॉट बाय जेड के। करंट अब की बार रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 + 4, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन जाएगा 10 ओम, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू 5 मिली हेनरी, कैपेसिटर दिया हुआ है 50 माइक्रो फैराड। ये सारी वैल्यू है, जेड निकाल लेना। बी नॉट देखो ये रहा 20, ठीक है। एफ नहीं दिया हुआ, अच्छा ओमेगा ही दिया हुआ है डायरेक्ट, ओमेगा आपको ऑलरेडी गिवन है। एक्सएल एक्सी निकाल सकते हो, ओमेगा एल इंटू 1/ωc, ऑल थिंग्स आर गिवन, यू जस्ट हैव टू पुट इट हियर। आर की वैल्यू 10 ओम मान के सॉल्व करना, ए की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही किया है सबने? यस यस मैम। वेरी, बहुत अच्छा। चलो ये वाला सवाल बताओ, हैंड रेस करना है, आंसर कोई नहीं लिखेगा। फिर लगाएंगे हम लोग अगली क्लास। अब पीवाईक्यूज आप ट्राई करना, एलसीआर सर्किट हो गया है ना, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन लगाना। अब 2025 का जो पीवाईक्यू सेट दिया हुआ है वो वाला पूरा। कर भी लिया? कृतिका बताओ क्या किया है? अरे कृतिका बोलो, हैंड रेस तुमने ही किया रखा है। क्वेश्चन के लिए किया। फ्रेंड्स ये टेंजन का मतलब क्या है? टार्जन से है क्या ये कुछ? अरे बता दे, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ भाई, क्या मतलब है इसका टेंजन? हाँ प्रिंस, अब शर्मा जाएगा, आप बताएगा। कोई करेक्टर है क्या ये? अच्छा बुद्धिस्ट, प्रिंस बुद्धिस्ट हो आप? आप बुद्धिस्ट हो क्या? बुद्धिज्म फॉलो करते हो? हारन मुझे भी पता है, टेंजन सरनेम है उसका। लास्ट नेम क्या होता है हारन? लास्ट नेम क्या होता है, आखिरी नाम? सारे एंटी हो तुम लोग। ठीक है, तो जिन लोगों ने पलक, प्रिंस, सुमित, आर्यन, गर्ल्स कहाँ गई ये लड़कियां? कृतिका जल्दी बताओ, कृतिका ही बताएगी, कृतिका से पूछा है मैंने तो कृतिका ही बताएगी। कृतिका एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी भाई, और वोल्टमीटर की कितनी आएगी?
नहीं, लास्ट नेम और सरनेम में बहुत फर्क है। मैम एमीटर हाँ, एमीटर। देखो यहाँ पे ध्यान से जरा अपनी आंखों को खोल के देखो, एक्सएल और एक्सी कैसी वैल्यूज हैं? बराबर। और ये पीवाईक्यू में आया है, ये क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने, और पीवाईक्यू में आया हुआ है ये। एक्सएल और एक्सी बराबर है यहाँ पे, राइट? बराबर है तो कौन सी कंडीशन सेटअप हो गई? रेजिस्टेंस थर्ड बैठ वाली। गया ना, यस मैम, रेजिस्टेंस दोनों बैठ गया। कैंसिल हो जाएंगी। वी नॉट, सॉरी क्या निकालना है, आई निकालना है ना, तो आई नॉट तो सीधा सीधा वी नॉट बाय जेड हो जाएगा। वी नॉट दिया ही हुआ है 240 अपॉन जेड, मैम जेड क्या जेड है? आर आ जाएगा। हाँ बस। हम डी ऑप्शन आ गया। हाँ, अच्छा अब ये बताओ ये डी जीरो क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, एक्सएल मैम ऑप्शन ही यही है। वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट, ना वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट सी भी तो बताया था ना कि ये भी बराबर हो जाएंगे। तो भाई अगर ये बराबर है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइनस करोगे तो जीरो ही तो आएगा। तो इसीलिए इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस 0 रहेगी, करंट 8 है। इसको तुम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, देखो ये वाला करो। पलक बहुत अच्छा कर रही हो तुम, वेरी गुड। तुम्हें पता है एक बैच और है, उसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। अब मैं कह रही हूँ यार, कितनी माइंड ब्लोइंग गर्ल्स हैं, वही पढ़ती हैं उस बैच में, लड़के पढ़ते ही नहीं है। गर्ल्स आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ बेटा, जेई निकालना है तुम सबने। साजिया, बोलते नहीं है। साजिया, देखो साजिया ने रिप्लाई नहीं कर रखा, कुछ पता नहीं क्या करती है। आर्यन तुम्हें कैसे पता पंजाब का होगा? हाँ, ठीक है, सुनिधि बताओ कैसे क्या किया? मैम जो फेज डिफरेंस है मैम, उसको निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। फिर मैम वहां पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे √3r। एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल Yes, अपॉन ma'am. आर रहेगा। इन एन एसी सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल इज √3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा ये एलआर सर्किट ही है। यस मैम। तो फिर मैम फिर √3 आएगा, तो √3 वैल्यू होती है फिर मैम π/3। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत सही बताया भाई। यही तो एलआर सर्किट ही है जिसमें बोला है कि एक्सएल जो है √3 टाइम्स है रेजिस्टेंस के। तो अपना tan phi क्या होता है एलआर सर्किट में? एक्सएल बाय आर हो जाएगा। तो एक्सएल √3r अपॉन आर, आर से आर कट गया तो कितने पे होती है ये वैल्यू? √3 पे। कितने पे होती है भाई? √sin3/2, 60 डिग्री शायद, यस मैम। 60 डिग्री। Yes, ऑप्शन ma'am. नंबर ए, ठीक है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, वेरी गुड। हाँ ये आंसर कैसे रह गया भाई? ए, चलो एक बार ये ट्राई करो, एक बार देखो आता है क्या, L/4 आ रहा है? एलसीआर सर्किट, ईएमआई, ईएम वेव्स, इनसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। मैग्नेटिज्म से बना सकता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल, और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते भी हैं। तो जितना प्रैक्टिस करना है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का करो, कैपिस उस वाले दूसरा कौन सा है तुम्हारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से करो, और रे ऑप्टिक्स से करना बस। बाकी सब में अपने पीवाईक्यू से काम चल जाएगा, उसमें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ऑप्टिक्स सारी बीएम शर्मा से करेंगे।
श्रुति बताओ। हाँ मैम इससे लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या कह रही हूँ श्रुति, बताओ कैसे किया? मैम पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दिया और फिर पहले सी भरी वैल्यू और उसके बाद 4C भरी और फिर इक्वल करके। वेरी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस मैम। ये चार्ज नहीं होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज फ्रॉम C to 4C फ्रॉम द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को चेंज नहीं किया है भाई, ओमेगा वही है। तो इंडक्टेंस बताया है कि इंडक्टेंस कितना होना पड़ेगा, तो एक्स ओमेगा ही चेंज नहीं हुआ तो ओमेगा को बराबर रख सकते हो। यस ठीक है, मैम। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 LC, फ्रीक्वेंसी बराबर ही रहेंगी, चेंज नहीं हुई है। तो तुम्हें पता है सिर्फ L और C की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो ये 4C हुआ है तो इसको आधा होना पड़ेगा, तो L बाय, वेरी गुड, C ऑप्शन। मैंने ये हटाया है फिर। ठीक है, पावर के क्वेश्चंस करो पहले। मैम टाइम हो गया। ना ना, एक ये लास्ट क्वेश्चन कर दो पावर का, फिर चले जाना। फाई तो चाहिए बस। V0 I0 cos फाई बाय 2, V0 है, I0 है, फाई है। ठीक है, तो 2.5 वॉट, हाँ आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें लगा लेना। कल हम लोग क्वालिटी फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, यही टॉपिक मैम बचा। वो अलग बार बता देना अभी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अंजलि बताओ। मैं कीप रखना है ना मेरे को। अंजलि, हाँ तो आ गया। हाँ ये अंजलि बेटा, कैसे आया C? सुनिधि बता दे, फिर सुनिधि बताएगी सबसे पहले आंसर क्या है। सुनिधि बताओ। मैम मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं था, लेकिन फिर मैम इस क्वेश्चन को जिस तरीके से कर सकते हैं। आरुष बताएगा, फिर आरुष बताओ, एक्सप्लेन प्लीज। में नोट की वैल्यू 100 वोल्ट है हाँ और आई वैल्यू 100, हाँ आई नॉट वैल्यू 100 into 10 to the 3 और ठीक है। मैम फर्स्ट होता है वी नॉट अप टू। देखो अब्दुल्ला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, आई मिली एम्पियर में है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। V0 I0 cos फाई पाई बाय 3 है, बाय 2 करना है, ये मिली में है। बस थोड़ा सा पावर में वैल्यू रख देना, यू विल गेट ऑप्शन नंबर C। ओके मैम, ये बस मिली की वजह से तुम्हें लग रहा होगा। इसमें बस वे चेंज नहीं करा था। हाँ बस वो चेंज कर लेना। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट session.